हेलो। इस वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। भारत में आयोग या कमीशन दो प्रकार के होते हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक आयोग उन आयोगों को कहते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। जब संविधान बनाया गया था तो उनका विस्तृत वर्णन उस संविधान में, जैसे कि हमारे निर्वाचन आयोग का वर्णन 324 से लेकर 329 आर्टिकल के बीच में किया गया है, जो कि संविधान के भाग 15 में है। अब दूसरे आयोग जिन्हें गैर संवैधानिक, साविधिक या संसद के द्वारा बनाए गए आयोग हैं, उन्हें कहा जाता है, जिन्हें बाद में एक अधिनियम के द्वारा पारित करके हमारे सदन में पास किया जाता है, तो उन्हें गैर संवैधानिक या साविधिक आयोग कहा जाता है। जैसे कि हमारा ओबीसी आयोग हो गया ना, इस प्रकार के बहुत सारे और आयोग हैं, तो उन्हें गैर संवैधानिक या साविधिक आयोग कहते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका विधिवत पूर्ण जो है वर्णन किया गया है। अब हमारा निर्वाचन आयोग किन किन चुनावों को करवाता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी चुनावों की प्रक्रिया को, पूरा चुनाव करवाने का काम, जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है। निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य के दोनों अलग होते हैं। ये केंद्र का निर्वाचन आयोग है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है या नेशनल इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, जो ग्राम पंचायत और नगर निगम के होते हैं, उन चुनावों को पूरा करवाता है वो। तो यह राज्य का नहीं है, ये केंद्र का है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो गई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो है 2011 से मनाया जा रहा है मतदाता दिवस के रूप में। 25 जनवरी 2001 को निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई हुई थी, तो इसको भी याद रखना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब इसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वर्तमान में 3 सदस्यीय संरचना है, लेकिन जब इसका निर्माण किया गया था उस समय 1 सदस्यीय थी। और इसके पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, और उनके अंडर में निचले क्रम के कर्मचारी थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई, उनके ऊपर काम का दबाव आता गया, तो 1989 में पहली बार जो है 16 अक्टूबर 1989 को प्रैक्टिकली 2 निर्वाचन आयुक्त और अपॉइंट या नियुक्त किए गए थे, जिन्हें कम्प्लीटली या पूरे तरीके से 1 अक्टूबर 1993 को नियुक्त किया। तो जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको 1993 में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त हैं। शुरुआत में ये 1 सदस्यीय था, 1993 से ये 3 सदस्यीय हो गया। अभी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इनको जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं 2, उनको प्रैक्टिकली तौर पर 1989 से 1990 तक, और फिर परमानेंट कब कर दिया 1993 से। तो जब भी क्वेश्चन पूछें कि 3 सदस्यीय आयोग कब हुआ है, तो 1993 ही आंसर आएगा, ना कि 1989। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वो संविदा बेस पे थे 1989 में, 93 से परमानेंट हुए हैं। तो वर्तमान में ये 3 सदस्यीय या इसे बहुसदस्यीय आयोग कहा जा सकता है। अब इन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो इन आयुक्तों की नियुक्ति की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रपति की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किस आधार पर करता है, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए होती हैं ना। तो यहाँ योग्यताएं हैं, 35 वर्ष का पूरा होना चाहिए व्यक्ति, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 सालों की वकालत का अनुभव हो, संविधान का और न्याय का अनुभव होना जरूरी है उस व्यक्ति को, तभी जाके उसे भारतीय निर्वाचन आयुक्त कमीशन का जो है कमिश्नर बनाया जाएगा। इसे वकालत का अनुभव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो निर्वाचन आयोग है इसे अर्ध न्यायिक के रूप में भी काम करना पड़ता है, इसीलिए इसे न्याय का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका कार्यकाल अब आपने नियुक्त कर दिया है, तो कब तक काम करेगा, तो काम करने की इसकी अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ना। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसकी 2 साल बाद ही 65 वर्ष उम्र पूरी हो गई, तो उसे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, वहाँ तक ये जो है कार्यकाल है इनका। अब एक बार आपने नियुक्त कर दिया, कार्यकाल देख लिया, तो उसके पहले भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो
त्यागपत्र किसे देगा? जो नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र देगा, ये राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र स्वेच्छा से दे सकता है या उसे हटाया भी जा सकता। अब हटाया किस आधार पर जाएगा? ऐसे तो नहीं कि कोई काम कर रहा और उसे आप बोलो कि नहीं आप हटो। तो हटाने के आधार दुर्व्यवहार रहेगा, क्षमता के अकॉर्डिंग काम ना करे, मानसिक रोगी हो जाए या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, इन सब चीज़ों के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। अब हटाने की भी एक प्रोसेस होती है। हटाने से पहले आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ महाभियोग शब्द आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लगाया गया है संविधान में। बाकी जगह 2/3 बहुमत माना जाता है। तो महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया गया, तो यहाँ 2/3 बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा और जिस आधार पर आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो उसके लिए एक आप जांच समिति बनाएंगे। जांच समिति ये सर्वे करेगी कि उसने वो कमियां या वो दुर्गुण दुर्व्यवहार किया हुआ है, और वो सारी कमियां वो जो है न्यायालय के समक्ष रखेगा। न्यायालय के बाद जो है, जब न्यायालय में ये लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति की गलती पाई गई है, तो न्यायालय जो है ये केस कहाँ, संसद में भेज देगा। संसद में फिर सदन बैठेगा और सदन में 2/3 बहुमत यदि उसके खिलाफ आ गया तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हटाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा की यहाँ बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले जब योग्यता देख रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था कि 5 साल का उसे वकालत का अनुभव हो, तो वो इसीलिए ये योग्यता लगाई जाती है, ये कंडीशन लाई जाती है, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा की तौर पर भी देखा जाता है। जब तक आपका चुनाव चलेगा, जैसे ही आपकी आचार संहिता लग जाती है, फिर उसकी प्रोसेस में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। जो भी वो निर्णय देता है तो उसे माना जाता है। ठीक है, जब एक बार चुनाव कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको लगता है कि इसकी प्रोसेस में जो है गड़बड़ी है, न्यायिक प्रक्रिया सही नहीं थी, तो फिर जाके आप जो है केस लगा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब तक चुनाव पूर्ण नहीं होता तब तक आप केस नहीं लगा सकते, और उसके जो भी डिसीजन, जो भी ऑर्डर रहते हैं आपको मानने पड़ते हैं। तो ये एक न्यायिक समीक्षा कहलाती है। निर्वाचन में सुधार ना, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रोसेस में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, और ये सुधार जो हैं समितियों के रिकमेंडेशन पर बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, और उन समितियों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन, अपने अपने सर्वे किए हैं। तो वो समितियां हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम सुधार देख लेते हैं। तो भारत में जो है निर्वाचन में जो सुधार किए गए हैं वो हम 3 चरणों में देखते हैं। पहला चरण 1950 से 1996 के बीच किया गया था। तो इसमें जो है मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष रहती थी, फिर 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है, और ये जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। फिर दूसरी कंडीशन फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र इसीलिए ताकि आपका मत कोई दूसरा व्यक्ति ना डालाए। आप वहाँ नाम और सिर्फ आपने पिता के नाम से कोई भी व्यक्ति जा सकता था, उसी उम्र का ना, उसी के समकक्ष उम्र का पहुँच के तो बोल दे कि ये मैं व्यक्ति हूँ या ये मेरा है, तो वो व्यक्ति वोट डाल के आ जाता था। इससे वोट में बहुत सारी गड़बड़ी आती थी, इसलिए पहचान युक्त वोटर कार्ड लाया गया ताकि हम उसको देख सकें। फिर तीसरी कंडीशन ईवीएम मशीन का प्रचलन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, क्योंकि पहले पेपर से वोट डलते थे और पेपर में जो आप सील लगाते थे, पता चला 2 चुनाव चिन्ह पे मार दी किसी व्यक्ति ने, बीच में लगा दी, जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पाना कि ये वोट किसको गया है, वो पेपर का फाड़ देना। तो इस प्रकार से बहुत सारे वोट खराब हो जाते थे। तो ये लाया गया ईवीएम। तब जब से ईवीएम लाई गई है तब से जितने भी वोट डलते हैं सही व्यक्तियों को जाते हैं, जिसने जिसको दिया उस व्यक्ति को
जाता है वोट, क्योंकि 2 बटनें एक साथ नहीं दबती, एक ही बटन पर आपका वोट जाएगा। तो ईवीएम का प्रचलन लाया गया 1998 से, ये जो है सभी राज्यों में लागू हो गया था। तो इसके भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि एक ईवीएम में कितनी वोटें तक हो सकती हैं ना। एक जो मतदाता केंद्र है उसमें 2000 वोटों पर ही डलवाया जाता है, एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है ना। एक ईवीएम मशीन में कितने कैंडिडेट के खड़े हो सकते हैं मान लो किसी एरिए में, क्योंकि ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक क्षेत्र में 15 कैंडिडेट या 50 कैंडिडेट ही खड़े हो सकते। मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र में 200 कैंडिडेट खड़े हो गए ना, तो एक ईवीएम मशीन में तो इतने सारे वोटर वो आएंगे नहीं कैंडिडेट के फ़ोटो। तो ये भी निश्चित है कि एक उसमें पहले 64 थी, अभी शायद बढ़ाई गई हैं कुछ, तो इसके बारे में ज़रूर देखना। चौथी कंडीशन है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने पर पाबंदी। पहले व्यक्ति हार के डर से बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों से भी पर्चा भर सकता था, भरते थे ना। अब ये डिसाइड कर दिया गया, क्योंकि जब भी आप पर्चा भरते हो, फॉर्म डालते हो, तो उसमें भारत सरकार के रिसोर्स बहुत लगते हैं ना। आप जीत गए, पता चला 2 जगह से जीत गए, तो एक जगह की फिर आप छोड़ दोगे, फिर उपचुनाव करवाए जाएंगे ना, तो उसमें फिर से पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बंद करवाएंगे। अब जो है सिर्फ आप 2 जगह से लड़ सकते हो, 2 जगह से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, और ये 1996 में किया गया है। फिर 5वीं कंडीशन है उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। पहले किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती थी तो पूरे चुनाव कैंसिल कर दिए जाते थे उस क्षेत्र के या उस विधानसभा उस लोकसभा के, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरा चरण 1996 से 2000 के बीच में चला है। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक ऐड किए गए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति उठ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगता था, लेकिन अब मान लो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम उस सदन के जो आपके हमारा सदन है उसमें 100 व्यक्तियों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, 100 एमपीज का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तब जाके आप जो है वो चुनाव लड़ पाएंगे या फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन है जमानत राशि। तो पहले यहाँ पर जमानत राशि नहीं भरनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है आपको 15,000 रुपये जमानत राशि भरनी पड़ती है, और यदि आपको एक निश्चित वोट नहीं मिलती निश्चित संख्या तक तो आपकी जमानत राशि जब्त भी हो जाती है। तो दूसरी कंडीशन है जमानत राशि। तीसरी है 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। जैसे कि हमारे सेना के जवान या जो दूसरी जगह हमारे प्रशासनिक कर्मचारी तैनात रहते हैं तो वो भी अपने क्षेत्र में वोट डालते हैं, तो वो डाक की सुविधा के द्वारा अपनी वोट 10 दिन पहले डाल देते थे और भेज देते थे। ठीक है, तो वो वोट जो है वहाँ पहुँच जाती थी और उनकी काउंटिंग भी हो जाती थी। तो ये पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई थी ना 1999 में। फिर तीसरे चरण में जो सुधार हुए हैं वो 2000 से लेके अभी तक, और ये काफ़ी हाईटेक होगा क्योंकि 2000 के बाद टेक्नोलॉजी का काफ़ी कुछ योगदान होने लगा था। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है वीवीपैट। ठीक है, तो इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है ना। तो वोटर वेरीफाइबल वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी ईवीएम मशीन में एक सेक्शन लगाया जाता है जिसमें जब भी आप किसी व्यक्ति किसी कैंडिडेट को वोट डालते हो तो उस कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के साथ एक पर्ची आती है और आपको दिखती है कि आपने जिस बटन पर दबाया है या जिस बटन पर आपने या जिस कैंडिडेट को वोट दी है उसी को गई है कि नहीं गई है। ये इस चीज़ की श्योरिटी के लिए ये वीवीपैट लगाया गया है। तो ये जो है 2014 में प्रैक्टिकली तौर पर शुरू किया गया है। फिर प्रॉक्सी मतदान। प्रॉक्सी मतदान क्या होता है, इसमें आप प्रॉक्सी मतदान किन के लिए, पहले तो ये जो दूर रहते हैं जैसे हमारे सेना के जवान या एनआरआई लोग जो रहते हैं ना, तो वो लोग अपने वोट का अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं उस क्षेत्र में जो उस पोलिंग बूथ के पास रहता है या उस क्षेत्र में रहता है। कि मान लो परिवार का व्यक्ति है, भाई बहन माता पिता ना, तो उसको अधिकार दे दिया जाता है और वो व्यक्ति जाके उस व्यक्ति की वोट डाल देता है। तो ये कहलाती है प्रॉक्सी वोट। उसके बाद एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। पहले जो है एग्जिट पोल जो हमारी मीडिया करती थी पहले ही शो कर देती थी, जिससे एक लहर या एक माहौल बन जाता था, तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस में आके वो वोट डाल देते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और एग्जिट पोल जो है अब चुनाव के बाद शो की जाती है। फिर चौथी कंडीशन है नोटा, नन ऑफ दी अबव।
तो जैसे कि आप जिस क्षेत्र से चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वोट डाल रहे हैं ना, जब आप वहाँ जाओगे और आपको लगेगा कि कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है, सभी भ्रष्टाचारी या सभी गलत हैं, हमें किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप जाके नन ऑफ दी अबव में अपना वोट डाल सकते हैं। 5वीं कंडीशन है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। 2011 से ये शुरू किया गया। फिर 20,000 से ज़्यादा चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग को जानकारी ना, तो ये जो है, जब आप चुनावी खर्च, आप अपनी रैलियों में पैसा जितना भी, होर्डिंग फ्लैक्स में जितना भी खर्च करते हैं, ये सारी जानकारी आपको निर्वाचन आयोग को देनी पड़ती है। पिंक बूथ की शुरुआत की गई। पिंक बूथ ये महिला वोटर को रिझाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकें, अपना मतदान दे सकें ना, तो उसके लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी और पिंक बूथ ये महिलाओं के लिए लगाए गए थे, जहां कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा या सभी कर्मचारी जो हैं वो महिलाएँ रहें, तो आसानी से महिलाएँ वहाँ जाके अपना वोट डाल सकें। फिर जीपीएस आधारित ईवीएम मशीन ना, तो ईवीएम मशीन जो है, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते थे, जिस भी चरण के जहां भी पोलिंग बूथ बनाए जाते थे, उसके एक दिन पहले उस पोलिंग बूथ के अधिकारी को ईवीएम मशीन दे दी जाती थी ना, तो जीपीएस लगा के हम ट्रैक कर सकते हैं कि उस अधिकारी ने ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़खानी या किसी दूसरी जगह तो नहीं ले गया, या बाद में कोई जब मतदान केंद्र से ईवीएम मशीन को लूट ले तो वो किस दिशा में या कहाँ ले जा रहा है ना, तो ये सब जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। फिर है सी विलेज ऐप, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। जब भी चुनाव आयोग ने ये रिलीज़ किया है कि जब भी आपको लगे कि आपके पोलिंग बूथ पर या चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप उसकी फ़ोटो या वीडियो सबूत के रूप में लें और इसकी शिकायत आप इस ऐप पे जाके दर्ज करवा दें। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको सबूत के तौर पर माना जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये है सी विजिल ऐप ना, बहुत ही शानदार ऐप है ये। फिर कार्य और शक्ति, तो कार्य और शक्ति चुनाव आयोग की, तो सबसे पहले हम शक्तियां देखते हैं। तो चुनाव आयोग को प्रशासनिक अधिकारियों की जैसी शक्तियां रहती हैं, जैसे कि आपके शासकीय कर्मचारी होते हैं, वो सारी शक्तियां इनके पास रहती हैं। एक सलाहकारी आयोग के रूप में, सलाहकारी संस्था के रूप में इन्हें माना जाता है। अर्ध न्यायिक ना, तो इनको जो है न्यायाधीशों या न्यायिक समीक्षा के तौर पर इनको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर ये काम करते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ इनके पास आ जाती हैं। अब कार्य कौन कौन से करते हैं निर्वाचन आयोग, तो वो देख लेते हैं। तो चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, जो भी ज़रूरतें होंगी, वो सारे कार्य किसके हिस्से में आएंगे, निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना कि एक कितने क्षेत्र पर एक आपका विधानसभा या लोकसभा का सदस्य होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। तो ये निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग बनाते हैं और उसके आधार पर करते हैं, और परिसीमन आयोग का समय समय पर गठन किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको ज़रूर देखना। इसमें काफ़ी जानकारी है कि अभी तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं, जैसे कि 1972, 2002 और अभी 2026 में परिसीमन होना है हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का। तो ये सारी जानकारी है उसमें। फिर प्रत्येक लोकसभा विधानसभा निर्वाचन से पहले निर्वाचन नामावली, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये काम होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना। राजनीतिक दल, जैसे अभी हमारे भारत में जो हैं 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग द्वारा कितने निर्वाचन दलों को, 8, ठीक है। फिर उन्हीं निर्वाचन दलों को जो है चुनाव चिन्ह देना, और जो निर्दलीय होते हैं उनको भी चुनाव चिन्ह देना ना। तो ये चुनाव चिन्ह आवंटित करना किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना, ठीक है। सांसद विधायकों की अयोग्यता से ना, जैसे बहुत सारी अयोग्यताएं लगाई गई हैं, ये सब निर्वाचन आयोग ने ही सजेस्ट किया था कि जो भ्रष्टाचारी हैं या जिनके ऊपर केस है उनको चुनाव लड़ने ना देना, या 2 से अधिक जिनके संतान हैं उनको चुनाव ना लड़ने देना। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं आजकल के चुनाव में, ठीक है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना, उनको लगे कि यहाँ गड़बड़ी है तो उस क्षेत्र में बाद में करवाना, उपचुनाव करवाना, ये सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की रहती है, ठीक है। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना,
विधान परिषदों के सदस्यों की जितनी भी योग्यता हैं उन पर परामर्श देना, जो जो ज़रूरतें हैं वो सारी ना, तो वो जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके चुनाव भी करवाना। ठीक है, जब भी मतदान केंद्र लूटना और जो भी ये अनियमितताएं होती हैं और उस पर चुनाव को रद्द करना, ये भी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की और उसके काम में आता है ये। तो ये सारे काम हैं, इनको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि चुनाव के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारे काम किसके होते हैं, निर्वाचन आयोग के होते हैं। अब यहाँ कुछ वन लाइन फैक्ट में है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, इस आधार पर आप अपनी क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ना, सुकुमार सेन। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी हैं। वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं जो कि 24वें, ये नंबर भी पता रहना चाहिए। और जो दो अन्य हैं वो कौन है, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। 1993 से 3 सदस्यीय हुआ है, तो एक मुख्य है, 2 अन्य हैं। 2011 में पहली बार 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, वर्तमान में 8 राजनीतिक पार्टियां हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आपको इन सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह, कब किसी राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है, किस पार्टी की कब स्थापना हुई है, कौन संस्थापक है, ये सारी जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब चुनाव सुधारों में जो समितियां गठित की गई हैं उनके बारे में जब हमने चुनाव सुधार देखे थे, वहाँ मैंने बताया था कि ये किसी न किसी समिति के आधार पर ये सुधार हुए हैं। तो वो कौन कौन सी समितियां और कब गठित की गई हैं, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तारकुंडे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तारकुंडे समिति ने कौन सी रिकमेंडेशन की है ना, तो तारकुंडे ने कौन कौन से सुधार किए हैं, बहुत सही सुधार किया था कि इनने 21 वर्ष से आयु घटा के 18 वर्ष कर दी। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, इनने कौन सी रिकमेंडेशन की कि निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना, कि एक क्षेत्र में कितनी राशि तक एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। तो इस पे पहले निश्चित की गई थी, फिर बाद में जो भी राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाने लगी। मान लो एक विधानसभा क्षेत्र में पहले एक राशि निश्चित की गई थी कि आप इतनी ही राशि खर्च कर सकते हैं। फिर इसमें जो है एक समिति और आई थी आगे, उसने ये बोला था कि ये जो राशि खर्च करते हैं ये सरकार के द्वारा ही दी जाएगी, ताकि सरकार जब राशि देगी तो वो जो है, यदि कैंडिडेट अपना पैसा लगाता तो वो फिर अपना पैसा कमाता भी ना, तो यहाँ सरकार ही राशि दे रही है ताकि व्यक्ति को उस पैसे की चिंता ना रहे। फिर तीसरा, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय, जितना भी चुनावी खर्च है उसका लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को दे। ठीक है, चुनावी प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि, जो जमानत राशि है वो भी यहाँ पर जमा करे। ये हो गया। दिनेश गोस्वामी 1990 में ये समिति बनी थी और इसमें ये कहा गया था अवैध रूप से जो लूटे गए बूथ हैं वहाँ फिर से मतदान की व्यवस्था हो। जहाँ भी लूटपाट हुई है, वोटिंग मशीनें लूटी गई हैं, वहाँ फिर से मतदान हो। उस क्षेत्र, उस पोलिंग बूथ को जो है, उस क्षेत्र की वोटिंग या चुनाव को रद्द किया जाए, तो ये व्यवस्था की गई थी। मतदाता को पहचान जो पत्र जो है उसमें फ़ोटो लगाई जाए ना, तो वोटर ID कार्ड में फ़ोटो की सिफारिश दिनेश गोस्वामी द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिनेश गोस्वामी ने की। इनने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि केंद्र या राज्य में जब भी कोई पद खाली हो तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था, उससे लंबे समय तक वो पद खाली ना रहे या उसमें चुनाव की व्यवस्था ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा दिए जाने चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी। इनने ये बोला था, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, कि जो भी चुनावी खर्च है वो सरकार के द्वारा दिया जाए। ठीक है, फिर 10,000 से अधिक राशि यदि किसी चुनावी पार्टी के पास आ रही है चंदा के रूप में, तो वो कैश नहीं, ड्राफ्ट या आपके चेक के माध्यम से प्रदान की जाए, ताकि जो ब्लैक मनी वाइट करते हैं वो वाली कहानी ना हो ना। और जितना भी पैसा आपकी पार्टी में है उसकी पूरी जानकारी हो कि आप कहाँ से कितना चंदा ले रहे हो ना। जो आतंकवादी समूह या ग्रुप हैं या कहीं बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे आप पैसा लेते हो, तो उनकी भी जानकारी रहे, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर के संतानम समिति, तो ये समिति जो है उसके लिए उम्मीदवारों के लिए बहुत सारी योग्यताएं डिसाइड की गई थी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी फैक्ट है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ना, तो ये जो है 1991 में बना था। और 1991 में जब हमारे पहले चुनाव हुए थे भारत के, 1951-52 में, सॉरी 1951-52 में, उस समय ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद अब इसको फिर से नया अधिनियम आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत आज पड़ी है या आज ज़रूरत महसूस होती है। तो ये हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।